नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने मुर्शिदाबाद हिंसा के पीड़ितों से की मुलाकात। राष्ट्रीय महिला आयोग से पीड़ितों ने साझा किया अपना दर्द। पीड़ितों ने रो रोकर सुनाई जुल्म की दास्तां। भाजपा ने की राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग। दिल्ली के दयालपुर में 4 मंजिला इमारत ढहने से 4 लोगों की मौत, कई घायल। मलबे में अब तक 14 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर जारी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में सांसद खेल महाकुंभ का किया उद्घाटन। 4 दिन तक चलने वाले आयोजन में 25,000 से अधिक खिलाड़ी होंगे शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 22 से 23 अप्रैल को सऊदी अरब का दौरा। क्राउन प्रिंस और सऊदी अरब के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान से करेंगे मुलाकात। आपसी संबंधों, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर होगी बात। और भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को अमेरिका और इटली ने बताया सदी की सबसे बड़ी संपर्क परियोजना। दोनों देशों ने मिलकर विकसित करने की जताई प्रतिबद्धता। और आइए जानते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस दंगा पीड़ितों से मिलने के लिए मुर्शिदाबाद पहुंचे हैं। राज्यपाल आज मुर्शिदाबाद के हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। राज्यपाल ने धुलियान से लेकर सुती हिंसा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने पीड़ितों से मिलकर उनका हाल जाना और उनकी शिकायतें सुनी। इससे पहले राज्यपाल ने शुक्रवार को वो माल्दा गए। माल्दा में उन्होंने हिंसा से जो पीड़ित लोग थे उनसे भी मुलाकात की थी। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा विजया राहतकर और उनकी टीम आज हिंसा प्रभावित मुर्शिदाबाद के धुलियान पहुंचे और हिंसा प्रभावित इलाकों से पीड़ितों जो थे उनसे मुलाकात की। मुलाकात के बाद एनसीडब्ल्यू अध्यक्षा विजय राहतकर का बयान आया। उन्होंने कहा कि जो तकलीफ लोगों को यहाँ हो रही है वो अमानवीय कृत्यों और लोगों की मांग को सरकार के सामने रखेंगे। इन इलाकों में 8 से 12 अप्रैल को वक्फ संशोधन अधिनियम के विरोध में हुए प्रदर्शनों के दौरान भड़की हिंसा में कम से कम 3 लोगों की मौत हुई। इसके बाद से सिलसिले में 274 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ज्यादा हो गया है, सब अमानवीय है। इतनी तकलीफ इन सब लोगों को हो रही है। देखिए उन्होंने जो जो कुछ बातें मांगी है हम वो चीजें सब हम सरकार के सामने। राजधानी दिल्ली के मुस्तफाबाद इलाके में आज तड़के एक 4 मंजिला इमारत अचानक गिरी। हादसे में अब तक 4 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। अब भी मलबे में फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। मौके पर राहत और बचाव कार्य तेजी से जारी है। हादसा देर रात करीब 2:30 बजे से 3 बजे के बीच हुआ, जब अधिकतर लोग सो रहे थे। मृतकों में शामिल एक परिवार के रिश्तेदार ने बताया कि ये 4 मंजिला इमारत थी जो रात करीब 2:30 बजे गिरी। मेरे 2 भांजे इस हादसे में मारे गए। मेरी बहन, बहनोई और भांजी भी घायल हैं। उन्हें जीटीबी अस्पताल भर्ती कराया गया। दमकल विभाग, पुलिस और स्थानीय प्रशासन की टीमें घटनास्थल पर मौजूद हैं और लगातार मलबा हटाने का काम कर रही हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इमारत पुरानी और कमजोर हो चुकी थी, बावजूद इसके उसमें परिवार रह रहे थे। अधिकारियों ने बताया कि मलबे में फंसे लोगों को जल्द से जल्द निकालने के लिए अतिरिक्त मशीनें, रात बल तैनात किए गए। घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। उत्तर पूर्वी जिले के एडिशनल डीसीपी संदीप लामा ने बताया कि हादसा सुबह 3 बजे पेश आया। 14 लोगों को बचा लिया गया, लेकिन 4 लोगों की मौत हुई। ये 4 मंजिला इमारत थी। बचाव अभियान जारी है। 8 से 10 लोगों के अभी भी फंसे होने की आशंका है। सुबह 3 बजे की घटना है ये। इसमें जो है बिल्डिंग है, ये किराए पे एकदम चौराहे पे बिल्डिंग है, गिर गई है। इसमें करीब 14 लोग रेस्क्यू हो गए हैं हॉस्पिटल में अभी, और 4 लोग अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मुस्तफाबाद में इमारत के गिरने की घटना पर दुख जताया। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा, मुस्तफाबाद में इमारत गिरने की दर्दनाक घटना से मन अत्यंत व्यथित है। घटना की जांच के आदेश दे दिए गए हैं और दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। राहत और बचाव कार्यों में डीडीएमए, एनडीआरएफ, डीएफएस और अन्य एजेंसियां सतत रूप से जुटी हुई हैं। सभी घायलों के समुचित उपचार की व्यवस्था की गई है। इस दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में जिनकी मृत्यु हुई उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे और शोक संतप्त परिवारों को इस अपूर्णीय क्षति को सहने की शक्ति दे। राजधानी दिल्ली के मुस्तफाबाद इलाके के दयालपुर में एक इमारत अचानक ढह गई। इसे लेकर मुस्तफाबाद से विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने
घटनास्थल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिन्होंने भी लापरवाही बरती है उन अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। बिजली कंपनियां गरीबों के बिजली कनेक्शन को नहीं दे रही हैं। एमसीडी और ऐसे कई विभाग भ्रष्टाचार में डूबे हैं। इस घटना से उनकी पोल खुल गई है। मैं तो आज से नहीं, 3 महीने पहले जब मैं चुनाव जीता था उसी समय मैं यहाँ घूम रहा था। घूमने के बाद मैंने कहा ये कहीं न कहीं ये बिल्डिंग हादसे को दावत दे सकती है, जिसकी शिकायत मैंने विधानसभा के अपने माध्यम से और मैंने दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को भी कहा है, मैंने कमिश्नर एमसीडी कमिश्नर को कहा है। इसमें जो नेग्लिजेंसी हुई है, जो अधिकारी इसमें लिप्त है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये बिजली कंपनी गरीब आदमी को बिजली का कनेक्शन नहीं दे रही है। मकान के नीचे अंदर बिजली का पोल लगा है, फिर उसको कनेक्शन कैसे मिल गया? घर के बाहर यदि तार चले जाए, गरीब को बिजली नहीं मिल रही है। और यहाँ इतना बड़ा ये प्राइवेट कंपनी हो या एमसीडी का हो, इन डिपार्टमेंटों ने जिस प्रकार से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और आज इस हादसे ने इनकी पोल खोल दी है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के महाकुंभ क्षेत्र में स्थित परेड ग्राउंड के पास एक टेंट के गोदाम में आग लग गई। देखते ही देखते आग फैलती चली गई। आग का भयावह रूप देख इलाके में हड़कंप मच गया। ऊंची ऊंची आग की लपटें और आसमान में धुएं के गुबार दिखाई दिए। आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। फिलहाल आग पर काबू पाने का प्रयास जारी है। अभी आग लगने का कारण जो है वो पता नहीं चल पाया। अभी तक कोई जानहानि की खबर सामने नहीं आई है। ये आग की सूचना मुझे मिली थी कि परेड में लल्लू जी के टेंट के गोदाम में आग लगी है। मैं तत्काल फायर स्टेशन पे जितने भी फायर टैंकर थे सारों को वहां से रवाना किया। सबके सहयोग से इसमें हमारे द्वारा प्रयास किया जा रहा है। आग इतनी विकराल है, उसका टेम्परेचर इतना है कि शील्ड को लगाकर तब आग बुझा रहे हैं। कई जगह हम खुद अंदर घुसे हैं, जल गए हैं हम, कई जगह छाले भी मेरे पड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी आग का बुझाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहिए DT न्यूज़। ₹10 लाख की लॉटरी मुझे, वाओ! फर्जी ऑफर्स से सावधान। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। पैसे बड़े बदल गए हो यार। अब जेब से नहीं स्कैनर से आते हो, फिर भी बोनी पर सर लगाए जाते हो। पापा तिजोरी में नहीं, लेकिन महफूज अब भी हो, बदले हो, लेकिन इतना भी नहीं बदले हो। हेलो जी। 450, मैं सिर्फ 400। पॉकेट खाली हो, फिर भी पॉकेट में मनी हो। मॉडर्न हो गए हो, लेकिन ख्याल अब भी सबका रखते हो। बदले हो, लेकिन इतना भी नहीं बदले हो। पैसों का तरीका जितना भी बदले, हमारे लिए उसकी कदर नहीं बदलेगी। भीम, भारत का भरोसा, भारत का अपना पेमेंट्स ऐप। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के निमंत्रण पर 22-23 अप्रैल को सऊदी अरब की यात्रा पर जाएंगे। 2016 और 2019 में अपनी पिछली यात्राओं के बाद ये प्रधानमंत्री की सऊदी अरब की तीसरी यात्रा होगी। क्राउन प्रिंस और सऊदी अरब के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात होनी है। भारत और सऊदी अरब के बीच घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, जिनका सामाजिक, सांस्कृतिक और व्यापारिक संपर्कों का लंबा इतिहास रहा। रणनीतिक साझेदार के रूप में दोनों देश राजनीतिक रक्षा, सुरक्षा, व्यापार, निवेश, ऊर्जा, टेक्नोलॉजी, शिक्षा, संस्कृति सहित विभिन्न क्षेत्रों में मजबूत द्विपक्षीय संबंध साझा करते हैं। पिछले दशक में सऊदी अरब के साथ भारत के संबंध मजबूत और स्थायी साझेदारी में बदल गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा देशों को बहुआयामी साझेदारी को और गहराई देने का अवसर प्रदान करेगा। साथ ही ये क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों के आदान प्रदान में सहायक साबित होगा। रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह लखनऊ के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। आज उन्होंने लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में सांसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया। इस खेल के आयोजन में 25,000 से अधिक प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। इस महोत्सव में जूनियर और सीनियर दोनों श्रेणियों के लिए एथलेटिक्स, वॉलीबॉल, कबड्डी, बास्केटबॉल, फुटबॉल, मुक्केबाजी और ताइक्वांडो जैसी प्रतियोगिताएं हो रही हैं। स्वदेशी खेलों को बढ़ावा देने के मकसद से उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथियों के समक्ष कलारीपट्टू, योग और मलखम्ब का प्रदर्शन किया गया।
बात मौसम की। उत्तर पश्चिम भारत में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। मौसम विभाग ने गुजरात, दमन दीव, दादरा और नागर हवेली के लिए अगले 7 दिनों में मौसम संबंधी चेतावनी जारी की। इस दौरान पूरे क्षेत्र में भीषण गर्मी और धूल भरी स्थिति रहने का अनुमान है। इसके साथ ही राजकोट और कच्छ के अलग अलग स्थानों में आज और 20 अप्रैल को सौराष्ट्र कच्छ में लू की स्थिति और धूल भरी हवाएं चलने की संभावना है। पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र जैसे असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में तेज बारिश होने की आशंका है। बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और झारखंड में तेज हवाएं चलेंगी और गरज के साथ वर्षा हो सकती है। वहीं हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग ने भारी बारिश के साथ आंधी, तूफान, ओलावृष्टि की चेतावनी दी। कुछ जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। वहीं जम्मू कश्मीर में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी है। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने तूफानी हवाओं की चेतावनी दी है। इस वर्ष चारधाम की यात्रा 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया के दिन शुरू हो रही है। यमुनोत्री धाम के कपाट 30 अप्रैल को खुलेंगे। गंगोत्री धाम के कपाट भी उसी दिन श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अनुसार केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई को और बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई को खुलेंगे। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करने के लिए तैयारियां चल रही हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए चारधाम यात्रा के महत्व पर जोर दिया और कहा कि सरकार सुरक्षित और सुचारू तीर्थ यात्रा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। बीकेटीसी के अधिकारी यात्री से पहले विभिन्न मंदिर स्थलों और सुविधाओं का निरीक्षण कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण हिंदू की तीर्थ यात्राओं में से एक चारधाम यात्रा में यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ शामिल है। भारत सरकार के प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना जन कल्याण के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हुई है। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में बीडीओ डॉक्टर शकील भट्ट ने बताया कि इस योजना से अधिक लाभार्थियों को शामिल करने में मदद मिली। इसमें लाभार्थियों की संख्या 16 गुना बढ़ गई है। देखिए रिपोर्ट। मरकज की जानिब से चलाई जा रही फलाही बहबूद स्कीमें लोगों को काफ़ी फ़ायदा पहुंचा रही है। आज हम जानने की कोशिश करेंगे डॉक्टर शकील साहब से, जो कि बीडीओ शोपियान है, इस स्कीम से लोग कितना फ़ायदा उठा रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि डीबीटी एक घर घर की आवाज़ है आज, जिसको हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के नाम से जानते हैं। बेसिकली ये एक स्कीम नहीं है, ये एक मिशन है। इस मिशन में बहुत सारी मरकज़ी सरकार की जो स्कीमें हैं उनको इंटीग्रेट किया गया है और इनको जो भी सब्सिडी हम देते हैं किसी भी स्कीम में, चाहे वो पीएम किसान की स्कीम हो, चाहे वो पीडीएस हो, चाहे मनरेगा हो, चाहे पहल हो, आप उसका जो सब्सिडी पार्ट है वो पहले क्या जो ट्रेडिशनली हुआ करता था वो पैसा इन द फॉर्म ऑफ चेक या किसी फिजिकल फॉर्म पैसे में उनको मिलता था। बट उससे क्या होता था कि ये बहुत सारी चैनल से ये पैसा गुजरता था और उसकी वजह से लीकेज होती थी या जो सब्सिडी हम पेमेंट करते हैं वो टाइम पे उस बेनिफिशियरी तक नहीं पहुंचती है। तो 2013 में मरकजी सरकार ने एक मिशन चलाया जिसको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के नाम से हम जानते हैं, जो कि सब्सिडी पार्ट है वो डायरेक्टली मेरे अकाउंट मतलब बेनिफिशियरी के अकाउंट में चला जाता है। आज अगर हम देखेंगे 24-25 में अभी 300 प्लस, अगर एग्जैक्टली हम बोलेंगे 320 स्कीम्स अभी इसमें इंटीग्रेट की गई है। 2013 से लेके 2024 तक जब हमने ये सारा इसका डाटा खंगाला तो हमें पता चला कि 3.48 लाख करोड़ की बचत हुई है सरकार को। उससे क्या हुआ, जितने भी लेफ्ट वर्ड बेनिफिशरीज थे हमारे पास, सरकार के पास ज्यादा पैसा आ गया, उन्होंने उनको भी रोपिन किया। 13, 14, 15 में 11 करोड़ बेनिफिशरीज थे। अगर आप आज देखेंगे इसका 16 टाइम्स इंक्रीज हुआ, 176 करोड़ बेनिफिशरीज का इसमें इजाफा हुआ है। तो जो भी लीकेजेस होती थी, जो भी इनएफिशिएंसी या डिले पेमेंट्स होती थी, वो इस डायरेक्ट पेमेंट की वजह से वो पार्ट इसमें से एलिमिनेट हुआ। यही एक खूबी है इस डीबीटी की, ये क्यों इतना सक्सेसफुल रहा। डॉक्टर शकील अहमद बीडीओ शोपियान थे, उन्होंने इस स्कीम के हवाले से हमें रोशनास किया कि इस स्कीम का कितना फ़ायदा पहुंच रहा है लोगों को। गुलजार हबीब, डीडी न्यूज़, शोपियान। करते अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। कनाडा में 21 वर्षीय भारतीय छात्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। स्थानीय पुलिस के अनुसार हरसिमरत जिस बस स्टेशन पर खड़ी थी और बस का इंतजार कर रही थी, वहां अचानक 2 गुटों में गोलीबारी शुरू हो गई। 2 गाड़ियां एक दूसरे पर गोली चलाने की कोशिश कर रही थी और गलती से गोली हरसिमरत को जा लगी। टोरंटो स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि हरसिमरत के परिवार के साथ संपर्क बना हुआ है, उनकी सभी ज़रूरतों का ध्यान रखा जा रहा है और इस मुश्किल घड़ी में हम परिवार के साथ हैं। अमेरिका और इटली ने भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को सदी का सबसे बड़ा आर्थिक एकीकरण और संपर्क परियोजना बताया है और इस संयुक्त बयान में कहा गया कि ये गलियारा भागीदारों को जोड़ेगा और इससे भारत
के साथ साथ खाड़ी देश इजराइल, इटली और अमेरिका के साथ एक आर्थिक विकास का नया युग शुरू होने वाला है। वॉशिंगटन में अमेरिका के राष्ट्रपति और इटली की प्रधानमंत्री की पहली आधिकारिक बैठक के बाद ये संयुक्त बयान जारी किया गया। बयान के अनुसार अमेरिका और इटली भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा विकसित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। ये भागीदार देशों को बंदरगाहों, रेलवे, समुद्र के अंदर केबल्स के साथ जोड़ेगा और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करेगा। आइस स्टॉक विश्व चैंपियनशिप में देश के लिए पहला पदक जीतने वाले आदिल मंजूर पीर देश के लिए ओलंपिक में पदक जीतने का सपना रखते हैं। आदिल कश्मीर के कुपवाड़ा से आते हैं और उनके मुताबिक केंद्र सरकार ने खेलों को लेकर जो तमाम नीतियां बनाई उसके लिए युवाओं को एक नई राह मिली। आदिल मंजूर पीर से खास बात की हमारे संवाददाता गौरव कुमार ने, आइए सुनवाते हैं। जम्मू कश्मीर तेजी से बदल रहा है और यहाँ के युवा जो हैं वो न सिर्फ खेलों में अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं बल्कि कश्मीर के नाम को खेलों के दृष्टिकोण से विश्व पटल पर एक नई पहचान भी दे रहे हैं। और ऐसा ही एक नाम है आदिल मंजूर पीर, जो इस वक्त हमारे साथ हैं। आदिल, सबसे पहले तो आपको ढेर सारी बधाई कि आपने आइस स्टॉक में वर्ल्ड चैंपियनशिप जो थी उसमें मेडल जीता, ब्रॉन्ज मेडल आया, जो कि देश का पहला मेडल भी है। तो सबसे पहले हमारे दर्शक यही जानना चाहेंगे कि ये आइस स्टॉक खेल है क्या? आइस स्टॉक एक्चुअली एक स्टॉक बॉडी होती है आयरन की, जिसमें नीचे से प्लेट लगा होता है एंड उसमें हैंडल लगा होता है जिसको आप स्लाइड करते हैं। आप जो हैं वो कश्मीर से आते हैं और कश्मीर में भी कुपवाड़ा से आप आते हैं, वहाँ से लेकर के अभी आज यहाँ पर हैं, अपनी इस जर्नी को बताइए थोड़ा। ऑब्वियसली जो सफ़र रहा है इसमें मुश्किलात भी आए, बट आई एम वेरी मच थैंकफुल टू माई कोच, माई मेंटर्स, माई टीममेट्स, माई फैमिली, ऑल दोज जिन्होंने इस जर्नी में मेरी मदद करी है, जो इस जर्नी में मेरी हेल्प करी है। सफ़र आसान नहीं होता है, बट इसको आप अपने तरीके से आसान बना सकते हैं अगर आप में चाहत है, अगर आप में कुछ करने की क्षमता है। आपके बारे में बोला जाता है कि आप रग्बी जो था वो आपका पहला शौक़ था, तो रग्बी से आइस स्टॉक आने का ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ और ये बदलाव क्यों आया? रग्बी की जर्नी है वो स्टार्ट हुई थी बैक इन 2007 एंड उसके साथ साथ फिर आगे बढ़ते गए और जब आइस स्टॉक को इंट्रोड्यूस करा गया इंडिया में तो तब हम स्टार्टिंग में ही हमें अच्छा लगा था कि आइस स्टॉक एक अच्छी गेम है, हम इसमें देखते आजमा लेते अपना एंड देन उसके साथ साथ करते गए। भारत सरकार के द्वारा अथक प्रयास हो रहा है वहाँ के युवाओं को खेलों से जोड़ने का, ताकि वो मुख्य धारा से भी जुड़ें और देश के विकास में अपना अहम योगदान दें। उसके बारे में बताइए। खेलों में अभी जो रिसेंटली गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, जैसे खेलो इंडिया एक इनिशिएटिव लिया गया, जैसे विंटर गेम्स में खेलो इंडिया रिसेंटली हुआ था गुलमर्ग में। बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, बच्चों को प्लेटफॉर्म मिल रहा है प्रॉपरली अपना टैलेंट शोकास करने का। बच्चे प्रॉपरली उस चीज़ को अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, ग्रैब कर पा रहे हैं और वो अपना जो मुजाहरा है वो आलमी सतह पे भी कर पा रहे हैं। आपकी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हैं आदिल मंजूर पीर, जो खिलाड़ी तो एक हैं लेकिन इन्होंने रग्बी में भी अपने हाथ आजमाए हैं, साथ ही साथ मार्शल आर्ट में भी आए हैं और अब आइस स्टॉक जो गेम है उसमें भी अपने आप को सामने रख रहे हैं और देश का मान जो है वो मेडल जीत कर बढ़ा रहे हैं। कैमरामैन नवीन के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और भारत आज अपने पहले उपग्रह आर्यभट्ट की स्वर्ण जयंती मना रहा है। 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ की मदद से प्रक्षेपित इस उपग्रह ने भारत की अंतरिक्ष यात्रा में अहम भूमिका अदा की। आज दुनिया भर में इसरो की पहचान है तो उसके पीछे आर्यभट्ट की अहम भूमिका है। आर्यभट्ट की स्वर्ण जयंती पर ये देखिए आप न्यूज़ की खास रिपोर्ट। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। ये दृश्य दुनिया को बताने के लिए काफी है कि अब भारत अंतरिक्ष कार्यक्रम में किस मुकाम तक पहुंच चुका है। साइकिल पर रॉकेट ले जाने से लेकर इंसानों को अंतरिक्ष में भेजने तक भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम ने बदलाव के कई दौर देखे हैं। आज 19 अप्रैल को जब भारत अपने पहले उपग्रह आर्यभट्ट की सफल लॉन्चिंग का गोल्डन जुबली मना रहा है, तब उस यात्रा को बयां करना लाजमी हो जाता है जिसने भारत की पहली सैटेलाइट के सपने को साकार किया। 19 अप्रैल सन 1975 को लॉन्च हुआ आर्यभट्ट भारत की अंतरिक्ष यात्रा का आधार बना। ये केवल एक सैटेलाइट नहीं बल्कि एक सपने की उड़ान थी जिसकी नींव डॉक्टर विक्रम साराभाई और डॉक्टर UR राव ने रखी थी। ये 50 साल में भारत ने उसका स्पेस प्रोग्राम का नजरिया ये रखा कि हम हमारा स्पेस प्रोग्राम सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए यूज करेंगे। आर्यभट्ट उपग्रह मिशन की शुरुआत साल 1968 में हुई। तब डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अमेरिका में लेक्चरर के तौर पर काम कर रहे अपने छात्र UR राव को इस मिशन को लीड करने को कहा।
डॉक्टर साराभाई की देखरेख में राव 20 इंजीनियर्स की टीम के साथ भारत के पहले सैटेलाइट की खाका तैयार करने में जुट गए। ये वो दौर था जब स्पेस मिशन के लिए भारत के पास न तो संसाधन थे, न अनुभव। अगर कुछ था तो सिर्फ और सिर्फ हौसला और विज्ञान में विश्वास। राव की टीम ने 100 किलोग्राम वजनी सैटेलाइट तैयार करने का निर्णय लिया। हालांकि बाद में तकनीकी और रणनीतिक कारणों से इसका वजन 350 किलो तक पहुंच गया। महान खगोलविद और गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर निर्मित इस स्वदेशी सैटेलाइट को बेंगलोर के पास पीनिया में इसरो के वैज्ञानिकों ने कड़ी मेहनत से तैयार किया था। 19 अप्रैल सन 1975 को स्वदेश में निर्मित आर्यभट्ट को सोवियत संघ के वोल्गोगार्ड लॉन्च स्टेशन से कॉस्मोस 3M रॉकेट से सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया। हालांकि लॉन्च के 4 दिन बाद ही कुछ तकनीकी कारणों से सैटेलाइट से संपर्क टूट गया। हालांकि बाद में संपर्क फिर से जुड़ गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस ऐतिहासिक दिन को सेलिब्रेट करने के लिए 1976 और 1997 में 2 रुपए के नोट पर इस सैटेलाइट की तस्वीर छापी। आने वाले दिनों में भारत गगनयान प्रोग्राम करने वाला है, जहां पे भारत का एस्ट्रोनॉट स्पेस में भारत के रॉकेट में जाएगा। उसके बाद भारत एक स्पेस स्टेशन डेवलप करने वाला है और उसके बाद भारत एक मिशन टू वीनस भी करने वाला है। सो आने वाले दिनों में इसरो साइंटिस्ट काफ़ी कार्यरत रहेंगे और काफ़ी डिफरेंट तरीके के प्रोग्राम्स करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने अंतरिक्ष कार्यक्रम को नई ऊर्जा और दिशा दी है। मेक इन इंडिया, स्पेस सेक्टर प्राइवेटाइजेशन और इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 जैसे निर्णयों ने भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को वैश्विक पटल पर सशक्त किया है। पिछले 10 वर्षों में भारत की अंतरिक्ष यात्रा और बजट में तेजी से बढ़ोतरी देखी गई है। आज देश का अंतरिक्ष बजट 13,416 करोड़ है, जो 2013 की तुलना में 3 गुना अधिक है। किसी ज़माने में स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए पश्चिमी देशों पर आश्रित रहने वाला भारत अब अपनी उन्नत और सस्ती तकनीक के कारण यूरोपीय और अमेरिकी सैटेलाइटों को भी प्रक्षेपित कर रहा है। भारत ने अब तक 433 विदेशी उपग्रहों का प्रक्षेपण किया है, जो इसकी सफलता को बयां करने के लिए काफ़ी है। आर्यभट्ट की गोल्डन जुबली पर इसरो नई ऊंचाइयां छू रहा है। चंद्रयान, गगनयान से लेकर सूर्य मिशन तक आर्यभट्ट से शुरू हुआ इसरो का ये सफर अब अंतरिक्ष में भारत की पहचान बन चुका है। दिल्ली से कैमरा पर्सन विमलेश के साथ मैं सचिन मिश्रा, डीडी न्यूज़। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल